हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मान सिंह राजपूत। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जॉन मॉडल और परिक्षेपण संबंध के बारे में, ठीक है ना। तो परिक्षेपण संबंध पर थोड़ा रिवाइज करते हैं। क्या था परिक्षेपण संबंध? परिक्षेपण संबंध में क्या पढ़ा था हमने? जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा E, और इलेक्ट्रॉन कौन सा? जो कि आवर्ती विभव क्षेत्र में गतिमान है, उसकी ऊर्जा E व उसके तरंग संचरण नियतांक K के मध्य जो संबंध था, वह संबंध आपका कहलाया था डिस्पर्शन रिलेशन, मतलब परिक्षेपण संबंध, ठीक है ना बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या आया था आपका? E बराबर h कट स्क्वायर K स्क्वायर ओवर 2m। ये जो इक्वेशन थी या ये जो फॉर्मूला था वो आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? डिस्पर्शन रिलेशन। इसके आगे हमने पढ़ा था जॉन मॉडल। जॉन मॉडल क्या होता है, किसके सहायता से हम जॉन मॉडल निकालते हैं? तो जॉन मॉडल में हमने ब्रेक समीकरण का उपयोग किया था। 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमड़ा का। यहाँ पे लेमड़ा क्या होता था आपका? लेमड़ा बराबर 2 पाई ओवर के, ठीक है ना। तो n 2 पाई ओवर के 2d साइन थीटा। तो यहाँ से आपको के एन की वैल्यू मिली थी n पाई ओवर d साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ से आप n की वैल्यू रखते थे प्लस माइनस 1, देखते थे n की वैल्यू प्लस 1 माइनस 1 रख के, तो आपका प्लस पाई डी साइन थीटा से माइनस पाई डी साइन थीटा के मध्य का जो क्षेत्र था वो कहलाया था आपका प्रथम बुलियन जोन, और प्लस माइनस पाई ओवर डी साइन थीटा से प्लस माइनस 2 पाई ओवर डी साइन थीटा के मध्य का जो क्षेत्र कहलाया था वो कहलाया था आपका द्वितीय बुलियन जोन। इसी प्रकार प्लस माइनस 2 पाई ओवर डी साइन थीटा से प्लस माइनस 3 पाई ओवर डी साइन थीटा के मध्य का जो क्षेत्र कहलाया था आपका, वो निरूपित कर रहा था आपके तृतीय बुलियन जोन को। तो बच्चों, यहाँ से आपने अगला किया था, इस के में वैल्यू पुट की थी ई बराबर ई एन बराबर हो गया था ये एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और एच कट यहाँ पे था आपका h ओवर 2 पाई, ठीक है बच्चों। ये था आपका इससे जो पिछला लेक्चर था उसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे जो कि आवर्ती विभव क्षेत्र में जो एकल इलेक्ट्रॉन होता है उसका वेग क्या होता है, और साथ ही प्रभावी द्रव्यमान के बारे में कि भाई आवर्ती विभव क्षेत्र में जो आपको द्रव्यमान प्राप्त होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में जो द्रव्यमान प्राप्त होता है उससे थोड़ा भिन्न प्राप्त होगा। तो देखना, हेडिंग है आज का आपका ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। तो देखना बच्चों, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जो आवर्ती विभव क्षेत्र में जो एकल इलेक्ट्रॉन जो गतिमान है उसका वेग ज्ञात करने के लिए आपको दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की अवधारणा लेनी पड़ेगी। मानना पड़ेगा कि डी ब्रोगली तरंग के साथ एक कण एसोसिएट है जिसका समूह वेग, कणों का समूह वेग Bg बराबर डी ओमेगा बाई डी के से रिप्रेजेंट किया जाता है, समूह वेग। और देखो स्टेटमेंट लिखते हैं इसका, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार आवर्ती विभव क्षेत्र में गतिमान एकल इलेक्ट्रॉन का वेग
ज्ञात करने के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के साथ एक कण की अवधारणा करते हैं, या बोल सकते हो आप डी ब्रोगली वेवलेंथ का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का उपयोग करते हैं। इसके साथ एक तरंग के साथ हमें एक जो पार्टिकल होता है उसको अध्यारोपित मानते हैं कि इसके साथ एक पार्टिकल भी एसोसिएट होता है। आपने डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ा होगा कि द्वैत प्रकृति रखता है, पार्टिकल की भी रखता है और तरंग की भी रखता है। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के अनुसार जो कणों का जो समूह वेग होगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे समूह वेग बीजी बराबर डी ओमेगा ओवर डी के। ठीक है ना बच्चों, ये आप दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। जी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप मतलब समूह को, और B4 आपकी वेलोसिटी। यहाँ पर आपका ओमेगा रिप्रेजेंट करेगा एकल इलेक्ट्रॉन की कोणीय वेग को। ठीक है ना। और K होगा आपका तरंग संचरण नियतांक। ठीक है ना बच्चों। अब यदि हम क्या करें, ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर दें, ओमेगा बराबर 2 पाई म्यू। ओमेगा बराबर, चूँकि ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, ये मान लो आप समीकरण नंबर 2। ओमेगा की ये वैल्यू उठा के रख दो आप समीकरण नंबर 1 में। देखना समीकरण 2 से मान का रख दोगे समीकरण नंबर 1 पे। ठीक है। बीजी क्या हो जाएगा आपका, बीजी बराबर 2 पाई डी ओवर डी के और ये म्यू। ठीक है ना। अब मैं इस समीकरण में अंश व हर में h का क्या कर दें, गुना कर दें। ठीक है ना। अंश व हर में अंश व ये समीकरण नंबर 3 मान लो। ठीक है ना। समीकरण 3 के अंश व हर में h का गुणा करने पर h कहलाता है आपका प्लांक कांस्टेंट। ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, Bg बराबर 2 पाई ओवर h d ओवर डी के h न्यू। ठीक है ना। अब चूँकि हम जानते हैं किसी भी फोटोन है, ठीक है ना, कोई भी फोटोन है उसकी जो ऊर्जा दी जाती है वो किससे दी जाती है, E बराबर h न्यू से। ठीक है। और h कट बराबर क्या होता है आपका, h ओवर 2 पाई। तो देखना इसकी जगह तो क्या रख दोगे आप E, और h ओवर 2 पाई क्या हो जाएगा आपका h कट। तो अगला टर्म आपका क्या आएगा, देखना Bg बराबर 1 ओवर h कट DE ओवर DK, DE ओवर DK। समीकरण नंबर 4।
ठीक है ना। अब आपको ये मिल गया Bg बराबर 1/h का d/dk। कैसे मिला, इसकी वैल्यू पुट करी, h/2 क्या हो गया आपका h कट, और h न्यू क्या हो गया आपका E, जो कि आप एक के फोटोन की क्या होती है, एनर्जी होती है। अब यदि हम देखें डी ब्रोगली जो तरंगदैर्घ्य थी द्वैत प्रकृति रख रही थी, ठीक है ना। एक वेव के साथ या एक तरंग के साथ एक पार्टिकल या कण भी क्या था, एसोसिएटेड था, मतलब उसके साथ एक पार्टिकल भी एसोसिएट था। तो देखना जो समीकरण नंबर 4 से है, Bg ग्रुप वेलोसिटी है बहुत सारे पार्टिकल्स की, तो हम किसी एक पार्टिकल के लिए इसकी वेलोसिटी Bg बराबर B क्या मान सकते हैं, 1/h कट de/dk, ठीक है ना। अतः समीकरण 4 से किसी एक कण के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग Bg बराबर B बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/h कट de/dk, ठीक है, de/dk। और ये इक्वेशन हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। जो ये एक्सप्रेशन है आपका Bg बराबर B/1/h का de/dk, ये रिप्रेजेंट करता है आपके ब्लैक इलेक्ट्रॉन है उसके वेग को, ठीक है ना। किसको, समीकरण 6 ब्लैक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मतलब वेग को निरूपित करता है, ठीक है ना। ये तो थी जब हम एक विमीय रूप में बात कर रहे थे, जब एक ही दिशा में बात कर रहे थे तब ब्लैक इलेक्ट्रॉन का वेग। यदि मैं त्रिविमीय क्रिस्टल में ब्लैक इलेक्ट्रॉन के वेग को देखूं तो क्या होगा, त्रिविमीय में देखोगे तो आप xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, 3 अलग अलग डायरेक्शन आएंगी। उस कंडीशन में आपका ब्लैक इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा वो देखते हैं। देखना बच्चों, त्रिविमीय की बात करते हैं तो जो तरंग संचरण नियतांक में क्या हो जाएंगे, kx, ky और kz, और जो एनर्जी E है वो क्या रहेगी आपकी नियत, ठीक है ना। जो कि अपन पहले से ही देखते आ रहे हैं हैमिल्टोनियन से कि इसकी जो एनर्जी है उस पर ब्लैक इलेक्ट्रॉन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखो यदि त्रिविमीय क्रिस्टल में ब्लैक इलेक्ट्रॉन का वेग त्रिविमीय क्रिस्टल में ब्लैक इलेक्ट्रॉन का वेग निम्न होगा। देखना बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी वेक्टर बराबर 1/h कट, ठीक है ना, de/dkx i कैप प्लस de/dky j कैप प्लस de/dkz k कैप। यही होगा बच्चों, अलग अलग कंपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा x y और z। और क्या लिख सकते हो उसको, बी वेक्टर बराबर 1/h कट d/dkx i कैप प्लस d/dky j कैप प्लस d/dkz k कैप डॉट ई, ठीक है ना। अब देखो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यदि आप जानते हो तो ग्रेडियंट को, प्रवणता को। किसको, प्रवणता को। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल ऑफ
डेल ऑफ के से, ठीक है ना। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? ग्रेडियंट, ठीक है ना। देखना बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर बराबर 1/h काट डेल के डॉट ई। ये क्या लाएगा आपका समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6। ये ब्लैक इलेक्ट्रॉन का वेग है, कौन से रूप में? त्रिविमीय क्रिस्टल के रूप में, ठीक है ना, 3D के रूप में। तो हेयर डेल के क्या हो जाएगा आपका? ग्रेडियंट, ठीक है ना। के इसलिए लिखा है क्योंकि के एक्स, के वाई और के जेड पे निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। और ई क्या हो जाएगी इसकी? एनर्जी। और एच कट आप जानते हो, एच कट क्या होता है? h/2 पाई। एच कट क्या होता है बच्चों? h/2 पाई, ठीक है ना। ये आपका वेलोसिटी होगी इन 3D क्रिस्टल, ठीक है ना बच्चों। तो ये थी आपकी जो ब्लैक इलेक्ट्रॉन है जो कि आवर्ती विभव क्षेत्र में गति कर रहा है, उसकी वेलोसिटी, ये 1D फॉर्म में और ये आपका 3D फॉर्म में, ठीक है ना। अब इससे आगे अपनी अगली हेडिंग होगी प्रभावी द्रव्यमान। तो प्रभावी द्रव्यमान बच्चों आप सिंपल वे में पढ़ते हो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या बताता है हमको? F बराबर ma। क्या दिखाता है? F बराबर ma। m क्या है? द्रव्यमान। तो साधारणतः न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से द्रव्यमान क्या होता है? बल और त्वरण के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब जब हम, ये तो बात थी अपनी फ्री इलेक्ट्रॉन केस में, फ्री इलेक्ट्रॉन केस, मुक्त इलेक्ट्रॉन के केस में यदि हम बात करें आवर्ती इलेक्ट्रॉन केस में, तो आवर्ती इलेक्ट्रॉन केस में जो द्रव्यमान होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से थोड़ा भिन्न होगा, क्योंकि यह आवर्ती विभव क्षेत्र में क्या करेगा? गति करेगा। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम m स्टार से। m स्टार होगा आपका F/a, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई आवर्ती विभव इफेक्टिव मास आपका क्या होता है, इफेक्टिव मास। और इफेक्टिव मास कब आता है आपका? जब इलेक्ट्रॉन कौन सा हो? पीरियोडिक पोटेंशियल क्षेत्र में क्या करता हो? मोशन करता हो, आवर्ती विभव क्षेत्र में। देखना अगली हेडिंग, हाँ। तो अब हम पढ़ेंगे, अगला हेडिंग है आपका आवर्ती विभव, इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। देखना अगला हेडिंग आपका इफेक्टिव मास क्या होता है आपका। सिंपल वे में आप पढ़ते हो कि न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है, मासे F बराबर आपका क्या होता है? ma। तो मासे आप निकालोगे, जो मास होगा वो क्या होगा? F बल, और बता देता हूँ थोड़ा वापस, यदि सिंपल वे में हम पढ़ते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर क्या होता है आपका? ma, ठीक है ना। तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका? F/a। ये तो बात कर रहे हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब जिसका विभव जो है, ठीक है ना, वो क्या हो? शून्य हो। पोटेंशियल क्या हो? पोटेंशियल क्या हो? शून्य हो। मतलब उसकी जो टोटल एनर्जी है वो ओनली ऑन क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे
अब जो इलेक्ट्रॉन है वो किस क्षेत्र में गति कर रहा है, आपका आवर्ती विभव क्षेत्र में। आवर्ती विभव क्षेत्र में गति कर रहा है तो कोई ना कोई पोटेंशियल रखेगा आपका, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। पोटेंशियल रखेगा तो जो आपका द्रव्यमान है वो भी थोड़ा डिफरेंट आएगा, ठीक है ना। तो देखना अब की बार क्या होगा, F बराबर डिफरेंट द्रव्यमान को मैं रिप्रेजेंट कर देते हैं, F बराबर m स्टार a से। तो ये क्या हो जाएगा, m स्टार बराबर F ओवर a। इसके बाद जो टोटल एनर्जी होगी वो किस रूप में होगी, यहाँ पर इफेक्टिव मास के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखोगे कि जो टोटल एनर्जी होगी वो ओनली ऑन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो अब इलेक्ट्रॉन है वो आवर्ती विभव क्षेत्र में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो आवर्ती विभव क्षेत्र में गति कर रहा है तो टोटल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी के साथ और कौन सी एनर्जी ऐड होगी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अब की बार जो द्रव्यमान आएगा वो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से थोड़ा भिन्न आएगा, ठीक है। अब देखो हेडिंग डालो, हेडिंग डालते हैं अपना इफेक्टिव मास। प्रभावी द्रव्यमान, इफेक्टिव मास। इसमें लिखते हैं थोड़ा क्या कंसेप्ट था इसका। साधारणतः न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है आपका, द्वितीय नियम से मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान किससे दिया जाता है बच्चों, m बराबर F ओवर a के अनुपात से, मतलब बल और त्वरण के अनुपात से, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम इसकी कि इलेक्ट्रॉन जो है आवर्ती विभव क्षेत्र में गतिमान है, आवर्ती विभव क्षेत्र में गतिमान है। तो अब जो आपका द्रव्यमान आएगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से थोड़ा भिन्न आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल एनर्जी थी वो क्या थी, ओनली ऑन काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी, जो स्थितिज ऊर्जा वाला पार्ट क्या था, 0, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, 0। अब अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो एक विभव क्षेत्र में गति कर रहा है, और वो विभव क्षेत्र कौन सा है आपका, पीरियोडिक, मतलब आवर्ती, एक पीरियड के पश्चात आपको वही विभव प्राप्त होगा। तो E बराबर आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो जो द्रव्यमान आएगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या आएगा, भिन्न। तो उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम m स्टार बराबर F ओवर a से, ठीक है। ये तो थोड़ा इसका स्टेटमेंट हुआ हमको समझने के लिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। और अब जब इलेक्ट्रॉन आवर्ती विभव क्षेत्र में गति कर रहा है तो द्रव्यमान में क्या अंतर आएगा, या फिर क्या असमानता आएगी, मतलब उसके बराबर नहीं आएगा जो पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन के बराबर आ रहा था। तो देखना, एच वी नो दैट, हम जानते हैं ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग b बराबर क्या होता है आपका 1 ओवर h कट dE ओवर डी के। ये दे दो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। ये था आपका ब्लैक इलेक्ट्रॉन का वेग। अब
क्रिस्टल में, जो भी आपका क्रिस्टल है, क्रिस्टल में जो ऊर्जा अवशोषण, क्रिस्टल में ऊर्जा अवशोषण की दर, ऊर्जा अवशोषण की दर बल तथा वेग के गुणनफल के बराबर होती है। तो मैथमेटिकल रूप में क्या लिखेंगे, ऊर्जा में परिवर्तन की दर, मतलब आपकी dE ओवर dt क्या हो जाएगा, FV के बराबर। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब हम इसको समीकरण नंबर 2 को इस प्रकार से सेटल आउट कर ले, dE ओवर dk डॉट dk ओवर dt इक्वल टू FV। तो यहाँ से हमको समीकरण नंबर 1 से dE ओवर dk की वैल्यू क्या मिल जाएगी, BH कट। समीकरण 1 से dE ओवर dk इक्वल टू BH कट, ये वैल्यू आप यहाँ रख दोगे, यहाँ पर इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। अतः समीकरण 3 में मान dE बाई dk का मान dE बाई dk का मान रखने पर देखना क्या हो जाएगा। ये इसको हमने सेटल आउट किया है इसे dE ओवर dk डॉट dk ओवर dt। तो dk से dk कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वापस क्या मिल जाएगा आपको, dA ओवर dt बराबर FV। अब dk ओवर dt का मान समीकरण नंबर 1 से निकाला तो क्या आया था, BH कट। ठीक है, तो BH कट की वैल्यू आप dE ओवर dk की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये FV बराबर VH कट dk ओवर dt। तो यहाँ से B से B कैंसिल आउट, तो फोर्स कितना मिल जाएगा आपको, F बराबर H कट dk ओवर dt। ये दे दो आप समीकरण नंबर 4। अब देखेंगे हम कि जो ब्लैक इलेक्ट्रॉन है उसका त्वरण क्या होगा। तो त्वरण क्या होता है, वेलोसिटी में परिवर्तन की दर। त्वरण स्मॉल a बराबर dV ओवर dt। तो ब्लैक इलेक्ट्रॉन का वेग दिया हुआ है आपको समीकरण नंबर 1 से, p बराबर 1 ओवर h का dE ओवर dk। तो इसका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। तो ये देखना बच्चों, समीकरण नंबर 4 से हम देखेंगे, समीकरण 4 से आपका dk ओवर dt क्या हो जाएगा, F ओवर H कट, F ओवर H कट। उससे पहले हमने देखा था जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन था उसका त्वरण निकाल रहे थे, वो क्या था, dB ओवर dt। ठीक है ना। तो ब्लैक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है अपने पास v बराबर 1 ओवर h का dE ओवर dk। तो इसका क्या कर देंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर h कट d ओवर dt और dE ओवर dk। अब इसको इस प्रकार से हमने लिख लिया, 1 ओवर h कट d ओवर dk, ठीक है, और dk ओवर dt। तो dk से dk कैंसिल आउट, बचेगा क्या आपका, वही d ओवर dt, और अंदर क्या रहा आपका dE ओवर dk। अब समीकरण नंबर 4 में आपने देखा था F बराबर क्या आ रहा था, h कट dk ओवर dt। तो यहाँ से हम ये जो टर्म है आपकी dk ओवर dt, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, F ओवर h कट, और ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 5 में। तो dk ओवर dt का मान, dk ओवर dt का मान समीकरण 5 में
रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 5 में रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए बराबर देखो डी के ओवर डी टी, ये क्या हो जाएगा एफ ओवर एच कट, और ये एफ 1 ओवर एच कट पहले से ही है तो ये क्या हो जाएगा एफ ओवर एच कट स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, ये के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर ई ओवर डी के स्क्वायर, और क्या लिख सकते हो इसको एफ ओवर एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर ई ओवर डी के स्क्वायर। ये है आपका समीकरण नंबर 6। अब इसको कंपेयर करेंगे एफ बराबर एम ए से, किससे, एफ बराबर एम ए से। एफ बराबर एम ए था मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए, हम बात करें आवर्ती विभव क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन गतिमान है उसके लिए, तो एफ बराबर लिखेंगे हम प्रभावी द्रव्यमान के रूप में एफ बराबर एम स्टार ए। चूंकि एफ बराबर एम स्टार ए, एम स्टार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो गतिमान है वो आवर्ती विभव क्षेत्र में गतिमान है, इसलिए जो उसका द्रव्यमान प्राप्त होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से थोड़ा अलग प्राप्त होगा, इसलिए मैं इसको स्टार के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखना ए बराबर निकालोगे आप यहाँ से, तो ए बराबर क्या हो जाएगा एफ ओवर एम स्टार। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 7। समीकरण 6 और 7 की तुलना कर दो। समीकरण 6 व 7 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, देखो एम स्टार किसके बराबर आएगा, तुलना करोगे आप एम स्टार बराबर एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर ई ओवर डी के स्क्वायर। समीकरण नंबर 8 ये कहलाता है आपका जो ब्लैक इलेक्ट्रॉन है, ब्लैक इलेक्ट्रॉन जो कि आवर्ती विभव क्षेत्र में गतिमान है उसका प्रभावी द्रव्यमान, इफेक्टिव मास ऑफ ब्लैक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब जब आप मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी थी वो क्या आ रही थी आपकी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी आ रही थी आपकी E बराबर एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m, E बराबर 4 फ्री इलेक्ट्रॉन, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन। एनर्जी क्या आ रही थी आपकी E बराबर एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m। इसका डेरिवेटिव कर दो के रेस्पेक्ट में, डी ओवर डी के क्या हो जाएगा एच कट स्क्वायर के ओवर एम। अगेन डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में डी स्क्वायर ई ओवर डी के स्क्वायर क्या हो जाएगा एच कट स्क्वायर ओवर एम। ठीक है ना, एच कट स्क्वायर ओवर एम। तो यहाँ से आप एम निकालोगे, एम देखोगे तो क्या आएगा, एम बराबर होगा आपका एच कट स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर ई ओवर डी के स्क्वायर। एम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से एच कट स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर ई ओवर डी के स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको 9 डाल सकते हो आप। अब समीकरण 8 और 9 को कंपेयर करके देखना, सेम टर्म मिल रही है एम और एम स्टार की, मिल रही है नहीं मिल रही है, एच कट स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर ई ओवर डी के स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एम बराबर एम स्टार, मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रभावी द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब एम बराबर एम स्टार, मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, अपने प्रभावी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा था, इससे पहले ब्लैक इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता था, बी बराबर 1 ओवर एच कट डी ओवर डी के। उसके पश्चात जो ब्लैक इलेक्ट्रॉन है उसका प्रभावी द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।